Hello and welcome again, friends and student. Myself महेंद्र देवंदा. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कहें सेल मेम्ब्रेन, दोनों को हम ये मान के चल रहे हैं कि सेल के जो बाहर का जो आवरण बना रही है और सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उनका जो आवरण बनाए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. सबसे पहले कार्यों को जानने से पहले हम ब्रीफली एक बार समराइज़ करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह की बनी हुई होती है. देखो, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड. लिपिड में मेनली फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं. ये तीनों कंपोनेंट में जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के 2 टाइप्स पाए जाते हैं: पेरिफेरल जो बाहर की तरफ पाई जा रही है और इंटीग्रल जो इसके अंदर धसी हुई पाई जाती है, उसको इंटीग्रल प्रोटीन नाम दिया गया है. इन की बाउंड्री, सेल की एक बाउंड्री बनाने के अलावा जो मेम्ब्रेन का जो कोशिका में पाई जाती है वो सेल ऑर्गेनेल्स में पाई जाती है. जैसे कि गोल्जी काय है उसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंतःप्रदेवी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है. तो यानी मेम्ब्रेन बहुत कुछ रोल प्ले करेगी एक सेल में और सेल ऑर्गेनेल्स में. यानी जो मेम्ब्रेन है वो, जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कुछ जो चीज़ अंदर आएगी और कुछ चीज़ें बाहर जाएगी, इनका रेगुलेशन का जो मेन काम होता है वो मेम्ब्रेन का होता है. इनके अलावा जो जैसे गोल्जी बॉडी है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें, सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे और यहाँ से भी बाहर आएंगे, क्योंकि कोशिका को अपना साम्य अवस्था बनाए रखना है, इसलिए ये कार्य होते हैं. हमें इसका एक कलर पिक्चर देखने से हमें इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पता चलती है. तो आपको यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये सेल मेम्ब्रेन है. इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मीडियम दिखाई दे रहा है और बाहर की तरफ भी कुछ मीडियम दिखाई दे रहा है. यानी यहाँ पर एक जाल पाया जा रहा है, यानी ये सेल्यूलर स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, 2 कोशिकाओं के बीच का स्थान है. और ये जो अंदर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस होता है. अब हम जो मेम्ब्रेन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं. सेल मेम्ब्रेन डिफाइंस बाउंड्री ऑफ ए सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका की एक सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है. सेल के अलावा सेल ऑर्गेनेल्स की भी सीमा बनाने का काम करती है. इट फॉर्म्स ए बैरियर विथ कंट्रोल इंटरेक्शन बिटवीन 2 एक्वस कंपार्टमेंट. जो सेल के बाहर का वातावरण और सेल के अंदर का वातावरण और ऑर्गेनेल्स के अंदर का एनवायरनमेंट, इन सब का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं एक्वस मीडियम रखता है. इनके बीच में जो कंट्रोल, जो इंटरेक्शन होता है उसमें मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट रोल होता है. ये इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर एनवायरनमेंट को मेंटेनेंस करने में मदद करती है. इसके अलावा जो होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस साम्य अवस्था, यानी कितने आयंस कोई पदार्थ कोशिका के बाहर होने चाहिए, कोशिका के अंदर होने चाहिए और कोशिका के जो अंग है यानी कोशिकांग है उनके अंदर होनी चाहिए. इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में मेम्ब्रेन का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड सर्टेन शेप एंड साइज टू द सेल. जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका को एक आकार प्रदान करती है और कोशिका की आकृति भी, जो आकृति और आकार दोनों प्रदान करने में मदद करती है. इसके अलावा टू प्रोटेक्ट सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. देखो, सेल के बाहर का आवरण बना रही है तो मतलब सेल को प्रोटेक्ट करने का काम है इसका.
इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तो उसको भी बचाने का काम ये मेम्ब्रेन कर रही है। और फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन वर्क एज ए सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर सब्सटेंसेस एंड वाटर। सेल मेम्ब्रेन का जो इसकी परमिएबिलिटी की बात करें तो इसकी परमिएबिलिटी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मीन्स इसको हिंदी में जाने तो चयनात्मक पारगम्य, यानी कुछ पदार्थों को ये सेलेक्ट करती है, चयन करती है, जिनको वो अलाउ करती है अंदर आने के लिए, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अलाउ करती है सेल के बाहर जाने के लिए, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जो परिवहन होता है जो अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन विसरण वाली जो प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी खर्च होती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया हो रही है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। हालांकि इस पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म को हम प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं। तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर होंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होंगे और छोटे होंगे, जो सेल को मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, उनमें बिना एनर्जी के वो सेल के अंदर आएंगे और सेल के बाहर जाएंगे। लेकिन जिनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उनको सांद्रता के विपरीत अगर उनको जाना पड़ेगा तो वहाँ पर एटीपी खर्च होगी, यानी वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर कोई पदार्थ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं। एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की हो रही है। एक है फैगोसाइटोसिस, जिसको सेल ईटिंग भी कहते हैं। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े सब्सटेंसेस अंदर सेल के अंदर लिए जाते हैं। एंडोसाइटोसिस की दूसरी प्रक्रिया है पिनेकोसाइटोसिस, जिसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, यानी सेल पीने की प्रक्रिया कर रही है। यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स ग्रहण किए जाते हैं। ये मेम्ब्रेन का बहुत ही अच्छा काम हो गया यहाँ पर, यानी बहुत सेल को कोई चीज़ अंदर लेना हो तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो ले पा रही है। इसके अपोजिट एंडोसाइटोसिस के एक्जोसाइटोसिस, जिसको सेल वोमिटिंग भी कहते हैं, यानी सेल वोमिट कर रही है, यानी सेल कुछ चीज़ बाहर निकाल रही है। टू एक्सपेल आउट ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। वो पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया और सिक्रीशन की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन प्रक्रिया में जैसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी सेल को बाहर निकालने पड़ते होंगे। सेल के द्वारा कुछ जैसे हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, तो वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा, एक्जोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। ये थे मेम्ब्रेन्स के कार्यों के बारे में। और इसके कार्य देखते हैं। हेल्प इन सेल एडिशन, जिसमें डेस्मोसोम एग्जाम्पल, हेमीडेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस, यानी ये क्या करती है, सेल को जोड़ने का काम करती है दूसरी सेल से। एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करती है। अटैचमेंट टू साइटोस्केलेटन, देखो सेल के अंदर एक प्रकार का स्केलेटन, कंकाल या तंत्र पाया जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, जो मेम्ब्रेन्स हैं उनसे जुड़ा रहता है। तो ये स्पेस प्रोवाइड करती है, एक स्थान उपलब्ध करवाती है, जिससे साइटोस्केलेटन, सेल का जो स्केलेटन है वो उसके साथ में अटैच रह सके। नेक्स्ट हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशंस। हर सेल की अपनी आइडेंटिटी है, यानी उसकी अपनी पहचान है। जैसे लीवर सेल अपने कुछ कैरेक्टर्स रखती है। पैनक्रियाटिक जो सेल है वो अलग प्रकार के कैरेक्टर रखती है। किडनी की जो कोशिकाएं हैं वो अलग प्रकार की होगी। न्यूरॉन की कोशिकाएं हैं वो अलग प्रकार की होगी। आरबीसी अलग तरह की होगी, डब्ल्यूबीसी अलग तरह की होगी। तो इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, इसका कंपोजिशन डिफर हो जाता है। इनका कंपोजिशन जो इसका जो संगठन होता है वो बदल जाता है। उसके अकॉर्डिंग सेल की आकृति बदल जाती है, उसका जो ऑल ओवर जो दिखाई देती है वो भी बदल जाता है। इसलिए पर्टिकुलर सेल, जैसे लीवर की सेल अलग प्रकार की हो जाएगी, वो इसी आधार पर होगी क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स अलग होंगे। इसके अलावा एक और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। किस चीज़ में, सेल को
सेल से पहचान करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये बाहर से आया हुआ कोई पदार्थ है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि सेल के पास में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल उनको पहचान दिलाते हैं कि ये अपने ही हैं या बाहर से आए हुए हैं, तो ये इसको इम्यूनिटी प्रदान करने में भी मदद करता है। नहीं तो अगर सेल मेम्ब्रेन इसको नहीं पहचान पाए और सेल के अंदर सीधा आ जाते हैं तो वो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले सेल मेम्ब्रेन कर रही है। इसके अलावा और बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है एंटीजन। सेल मेम्ब्रेन के पास में भी एंटीजन पाए जाते हैं, आइडेंटिफाई पर्टिकुलर सेल्स। हर सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं किस प्रकार की कौन सी सेल है, जिसमें एग्जांपल ब्लड सेल में WBC, RBC, प्लेटलेट्स है। WBC में ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा, सुना होगा, A, O, AB, इस तरह के ब्लड ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। ये किस आधार पर पाए जाते हैं? क्योंकि उनके जो सेल की सरफेस पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें अंतर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का फॉर्मेशन जब बहुत सारी समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वो एक उत्तक का निर्माण करती है, यानी एक टिश्यू का निर्माण करती है। तो जो सेल को सेल से जोड़ने का काम करेगी उसके बाद में ही तो टिश्यू का निर्माण होगा, या उनके पास में एक इंटरेक्शन होगा तो ही टिश्यू का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रिया में भी सेल मेम्ब्रेन मदद कर रही है। इसको एक डायग्राम से समझने की प्रक्रिया कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेल का हमें मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ दूसरी सेल की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इनके ऊपर जो आपको ये मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिनसे कोई कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है और इसको रिकॉग्नाइज पहचान करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट, सेल को सेल से जोड़ने का काम प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है वो भी मदद करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में जो पाया जाने वाला प्रोटीन कंपोनेंट है वो सेल के बाहर एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पार्ट में जो कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि कोलेजन जो पाया जाता है, उनसे जोड़ने का भी काम करता है। तो इस तरह ये जोड़ने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन में ही माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है या हम कहें कि सेल है उसका एक मॉडिफिकेशन है। उसमें होता क्या है, intestine epithelium cells modify into microvilli and made a brush border। एक ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है। These microvilli increase surface area for absorption। जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है उसका जो सतह क्षेत्र बढ़ जाए, उसका एरिया बढ़ जाए, इसके लिए वहाँ की सेल्स यानी इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो एक माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करती है, जिससे अवशोषण की जगह ज़्यादा बन जाए। तो माइक्रोविलाई के फॉर्मेशन में भी इनडायरेक्ट रोल है मेम्ब्रेन का। डिफ्रेंशिएट टू इन एंड आउट ऑफ सेल। सेल को अंदर और बाहर को डिफाइन करने में भी सेल मेम्ब्रेन रोल प्ले कर रही है कि कौन सा कंपार्टमेंट अंदर किस तरह के कंपोनेंट्स होने चाहिए और बाहर किस तरह के पदार्थ पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो एंजाइम्स की, यानी जो एंजाइम्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं या उसका सेल मेम्ब्रेन में क्या योगदान है। प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं एंड दीज प्रोटीन फॉर्म एंजाइम्स। ये प्रोटीन क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे या सेल की इंटीग्रल प्रोटीन के रूप में व्यवस्थित पाए जाते हैं। और जितने भी ये एंजाइम हैं एक्टिविटी को रोल प्ले करते हैं, जितने भी एंजाइम से संबंधित जो क्रियाएं होती है उनमें ये अपना योगदान देते हैं। जैसे कि जब हम लोग ETS पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर भी कई प्रकार के को एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं, जो कि वहाँ पर मेम्ब्रेन ही रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इन बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। जो बैक्टीरिया में जो मीसोसोम का जो निर्माण होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य कर रहा है, यानी वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रख रहा है, वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं,
सेल मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी बिहेव कर रही है मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करें तो ये रिसेप्टर साइट्स हैं। रिसेप्टर साइट इस तरह से हैं जैसे कि कोई हार्मोन्स या कोई सिक्रीशन है वो किसी सेल के पास में आता है, तो उस सेल के पास में उसको बांधने के लिए एक जगह पाई जाती है। तो वो बांधने की जगह कौन उपलब्ध कराता है? मेम्ब्रेन उपलब्ध कराता है। जो झिल्ली है वो उपलब्ध कराती है ताकि वहाँ पर बाइंड हो सके और आगे उससे जुड़े हुए जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो आगे सिग्नल भेजने का काम करते हैं। तो ऑल ओवर बहुत प्रकार की काम कर रही है सेल मेम्ब्रेन, जो है कई प्रकार के काम कर रही है। होम्योस्टेसिस बैलेंस करने में काम आते हैं। जितने भी आयंस हैं उनकी साम्य अवस्था को बनाए रखने में भी इसका योगदान होता है। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन की 3D पिक्चर्स है जिसको हम पहले से जान चुके हैं। थैंक यू टू ऑल।